स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। माय नेम इज नयन सरगर और आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कुछ न्यू टर्म्स। फर्स्ट, लाइन सेगमेंट। ये टर्म हमने उस दिन भी सीखी थी। अब लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट यानी सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, यहाँ से एक लाइन खींची और यहाँ पर भी लास्ट में पॉइंट बनाया। यहाँ पर मैंने एरो बनाया क्या दोनों साइड? नहीं। तो यहाँ पर एक डॉट बना और उसके बीच में एक लाइन खींची, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? लाइन सेगमेंट। और अगर मैंने यहाँ पर एरो बना दिया होता तो एरो बना देता तो वो क्या होता? सिर्फ लाइन होता है। ओके। अब यहाँ पर मैंने दोनों साइड पे ऐसा डॉट यानी फुल स्टॉप जैसा बनाया, इसका मतलब हम लाइन सेगमेंट को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन हम लोग लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि उसके आगे एरो होते हैं। ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, ये टर्म भी हमने सीखा है पहले लेक्चर में। रे। रे यानी क्या? सपोज एक पॉइंट है और उससे एरो निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे रे। थर्ड टर्म है लाइन। लाइन क्या होता है? दोनों साइड से एरो होगी, दोनों साइड पे एरो होगी, मतलब दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। रे को खाली एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टर्म है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अब कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट इस वर्ड का मतलब होता है इक्वल। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? इक्वल। तो अभी मैंने एक सेगमेंट खींची, सेगमेंट ए बी, एंड अगेन एक सेगमेंट खींची सेम लेंथ की, सेगमेंट सी डी। इसका भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का लेंथ इक्वल है, इसलिए मैं बोलूंगा कि सेगमेंट्स आर इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट। सेगमेंट्स आर इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ऐसे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी रिफ्लेक्सिविटी।
अब आप देख सकते हैं इसके नाम में क्या लिखा है, रिफ्लेक्स। क्या लिखा है, रिफ्लेक्स छुपा हुआ है। रिफ्लेक्स इस शब्द का मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट यानी रिफ्लेक्ट किसको कहते हैं, जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हो तो आपको क्या दिखता है, सेम टू सेम आपके जैसे पूरा, मतलब आपका ही चेहरा पूरा दिखता है सेम। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी कौन सा हुआ है, रिफ्लेक्सिविटी, क्योंकि आपका चेहरा वो आईने में रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसका मतलब अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की एक पेपर पे और वो आईने के सामने रख दी, तो वही लेंथ की, मतलब 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी मैंने लाइन सेगमेंट, 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आपको मिरर में दिखेगी। तो ये मिरर वाली जो लाइन सेगमेंट और मैंने पेपर पे जो बनाई वो लाइन सेगमेंट, वो कैसे होगी, सेम टू सेम होगी। तो वही प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी यानी क्या, सपोज एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसी का अपने साथ कॉन्ग्रुएंट होना, यानी हम लिखेंगे सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, उसी का अपने साथ कॉन्ग्रुएंट होना। वैसे इस प्रॉपर्टी का कुछ मतलब नहीं है, ये प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है। सेकेंड नंबर पे आता है सिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है दो चीजों का सिमिलर होना, दो अलग अलग चीजों का सिमिलर होना। सपोज ये मैंने ड्रॉ किया रेक्टेंगल, और अगर इसको बीच में से काट दिया था सिमिलर, ये पूरा लेंथ था 10 सेंटीमीटर का, उसको मैंने बीच में से काटा तो इधर बचा 5 सेंटीमीटर और इधर भी बचा 5 सेंटीमीटर। तो अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों इक्वल है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग सिमेट्री। ये दो कैसे होंगे फिर, सिमेट्रिकल होंगे, ये दोनों शेप कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्री। अब कैसे सिमेट्री, सपोज लाइन सेगमेंट केस में लाइन सेगमेंट केस में हम सिमेट्री प्रॉपर्टी कैसे बोलेंगे, सपोज ये ए टू बी, ए बी लाइन है 5 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट सी डी लाइन बनाया मैंने लाइन सेगमेंट कितना 5 सेंटीमीटर का। अब ये दोनों एक ही मेजरमेंट के, इनका मेजरमेंट सेम है, तो हम बोलेंगे कि ए बी एंड सी डी आर सिमेट्रिकल, आर सिमेट्रिकल। अब पहले वाले में, पहली प्रॉपर्टी में और इसमें क्या फर्क था, पहली प्रॉपर्टी में एक लाइन सेगमेंट अपने से ही कॉन्ग्रुएंट थी, अपने से ही सिमिलर थी। अब ये दोनों अलग अलग सेगमेंट है, लेकिन दोनों का मेजरमेंट एक है, इसलिए वो दोनों कैसे एक दूसरे से सिमेट्रिकल है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी। अब अपने तारक मेहता में भिड़े का एक डायलॉग तो सुने होगा, A is equal to B, B is equal to C, then A is automatically equal to C। तो वही है इसका मतलब, शॉर्ट फॉर्म से समझ लो, A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C।
तो इसका मतलब क्या, सेगमेंट के पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं। सपोज ए बी सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का, बीसी सॉरी सीडी सेगमेंट बनाया मैंने, वो भी 5 सेंटीमीटर का, और डीई सेगमेंट बनाया मैंने, सॉरी नाम दूसरा ले लेते हैं, पीई सेगमेंट बनाया मैंने, वो भी 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 कैरेक्टर ले लेते हैं। सपोज एक कैरेक्टर लिया राजू, और दूसरा कैरेक्टर लिया, दूसरा कौन सा कैरेक्टर ले ले, रामू। ओके, एक राजू है और एक रामू है। अब राजू ने क्या बोला, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ऐसा किसने बोला, राजू ने क्या बोला, ए बी जो है वो सी डी से कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। राजू ने क्या देखा, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। अब रामू क्या बोलता है, रामू बोलता है सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीई, सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीई। अब राजू ने क्या बोला कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, और रामू ने क्या बोला, सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीई। अब एक समझदार व्यक्ति है, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने दोनों की बात सुनी, राजू की और रामू की, कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एंड सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीई। तो उन्होंने डायरेक्ट कंक्लूजन दे दिया कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीई। ओके, राजू ने क्या किया, खाली इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया, रामू ने क्या किया, इसमें और इसमें रिलेशन बताया। लेकिन जो महान इंसान आए थे बीच में, एक कैरेक्टर, उन्होंने क्या बोल दिया, सीधा ए बी और पी के बीच में रिलेशन बता दिया। किससे, उन्होंने दोनों की बात सुनी, ए बी सी डी के इक्वल है, सी डी पी के इक्वल है, तो उन्होंने डायरेक्ट ए बी और पी का रिलेशन बता दिया। इसी को हम कहेंगे ट्रांजिटिविटी। इफ ए इज इक्वल टू बी and B is equal to C, then A is automatically is equal to C. अब हम देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। अब मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्या आता है, मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट मतलब सपोज मैंने एक लाइन खींची और उसके बराबर सेंटर का एक पॉइंट रहता है मिड पॉइंट। वो जो मिड पॉइंट होता है वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सपोज ए बी एक लाइन है 10 सेंटीमीटर, कितने की, 10 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर मैंने बीच में सेंटर में पॉइंट बनाया सी। तो ये सी पॉइंट जो अभी मैंने मिड पॉइंट बनाया वो क्या करता है, वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी। तो ए सी की लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को बीच में से डिवाइड किया, तो 10 का हाफ कितना होता है, 5 सेंटीमीटर, और सी बी को भी हम लोग लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। या फिर और किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ए सी is equal to half of AB, AC is equal to half of AB। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि मिड पॉइंट की वजह से AC जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, और AC की जो लेंथ है वो AB के लेंथ के हाफ है। AB कितना 10 है
और AC कितना है 5। ओके, और इसी को इक्वल लिख सकते हैं हम लोग किसके, BC के, क्योंकि BC और AC दोनों इक्वल है, BC इज इक्वल टू AC, और BC भी इक्वल है किसके, हाफ ऑफ AB, क्योंकि BC का भी लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, और वो भी हाफ है किसका, AB के, AB का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। और अगर और एक पॉइंट, अगर AC और CB दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट हम लोग कैसे दिखाते हैं, 2 लाइन मानते ऐसा। इसका मतलब क्या होता है, AC और CB कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। अब कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, कंपैरिजन यानी दो चीजों को कंपेयर करना। हम लोग किस किस चीज में कंपेयर करते हैं, किसी की हाइट में कंपेयर करते हैं, किसकी हैंडराइटिंग में कंपेयर करते हैं कि इसकी हैंडराइटिंग मेरे से अच्छी है, किसकी ड्राइंग मेरे से अच्छी है, तो वही कंपैरिजन करना है, लेकिन किसका, सेगमेंट्स का। किसका करना है कंपैरिजन, सेगमेंट्स का। सपोज ये लाइन है AB और ये लाइन सेगमेंट है CD। अब आपको देखने से पता चल रहा है CD जो है लाइन सेगमेंट वो AB से छोटी है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेगमेंट AB इज ग्रेटर, ये सिंबल इसका होता है ग्रेटर देन सेगमेंट CD। ओके, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसे मूव करेंगे, और अगर इक्वल हुए तो सेगमेंट AB CD दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं, फिर इक्वल भी लिख सकते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। इसी को बोलते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट। अब परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट मतलब क्या होता है, सपोज मैंने लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट, और उस पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, अब ये जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट से कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ये लाइन को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, सपोज ये मैंने लिया A, ये B और ये C, और यहाँ पर हम लिखे थे, यहाँ पर हम लिखते P, पॉइंट P, और यहाँ पर Q। अब हम लिख सकते हैं लाइन PQ, लाइन PQ इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसा होता है, इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC, परपेंडिकुलर टू सेगमेंट
AC। 9 नंबर पे हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सपोज मैंने लाइन बना दी ए बी और यहाँ पर पॉइंट है सी, और ए बी ये जो लाइन है और सी इनके बीच में मैंने ऐसे लाइन खींच दी और यहाँ पर पॉइंट लिया डी। अब डी जो पॉइंट है और सी और डी ये दोनों पॉइंट के बीच में सपोज डिस्टेंस जो था वो मैंने लिया कितना, ए। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो मैंने लिया ए। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ पॉइंट सी इज ए डिस्टेंस फार फ्रॉम लाइन ए बी। यानी ए बी ये जो लाइन है उससे सी पॉइंट कितना दूर है, ए डिस्टेंस इतना दूर है। तो मैंने लिखा पॉइंट सी इज ए डिस्टेंस फार फ्रॉम लाइन ए बी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट सम। प्रैक्टिस सेट 1.2 के फर्स्ट सम में हमको क्या क्या दिया है, कुछ पॉइंट्स दिए ए बी सी डी और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए, और हमको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें कि सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट ए बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, वो कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल है या नहीं, वो हमें बताना है। तो वो कैसे बताएंगे हम लोग, सबसे पहले हर एक पॉइंट का ये लिख लेते कोऑर्डिनेट। और मेरे पास कितने पॉइंट है, 4, डी ई ए एंड बी। अब ए कितना दिया है -3, बी कितना दिया है 5, ई कितना दिया है 9 और डी कितना दिया है -7। अब सेगमेंट क्या है डीई, तो डीई दिया है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डी जो सेगमेंट है उसका मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, डी क्या है -7 है और ई क्या है 9 है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा, 9 बड़ा। तो लेंथ ऑफ सेगमेंट DE is equal to length of segment DE is equal to 9 minus of 7 is equal to 9 minus क्या होगा अंदर, प्लस होगा, तो बीच में क्या आएगा साइड प्लस। 9 + 7 कितना 16। तो सेगमेंट DE का लेंथ कितना आया 16। और सेम ए बी के लिए करेंगे, a -3 है b 5 है, तो 5 -3 करेंगे, यानी लास्ट में क्या होगा 5 + 3 होगा। तो लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 -3 इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर दिया सेगमेंट डी का लेंथ कितना है 16 है और सेगमेंट ए बी का लेंथ कितना है 8 है। तो अभी दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं सेगमेंट ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू या फिर नॉट इक्वल टू सेगमेंट डीई। अब हम देखते हैं उसमें नेक्स्ट
अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला। और वहां पर हमको दिया है सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट एडी, सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट एडी। अब यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट 5, ई का कोऑर्डिनेट है 9, ए का कोऑर्डिनेट है -3, डी का कोऑर्डिनेट है -7। अब लेंथ ऑफ सेगमेंट बीई, लेंथ ऑफ सेगमेंट बीई कैसे ढूंढेंगे? अब बी का कोऑर्डिनेट है 5 और ई का कोऑर्डिनेट है 9, बड़ा कौन दोनों में से? 9, तो 9 - 5 यानी 4। सेम लेंथ ऑफ सेगमेंट एडी इज इक्वल टू 8D, -7 बड़ा है -3 बड़ा। अब बहुत लोग ये गलती करेंगे, -7 को बड़ा बताएंगे, तो -3 बड़ा होता है। -3 -7 इज इक्वल टू -3 माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 7 - 3 कितना? 4। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेगमेंट बीई और सेगमेंट एडी, ये दोनों का मेजरमेंट कितना है? 4, यानी सेगमेंट बीई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एडी। मैंने सेकंड वाला इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो आप लोग करके देखो, वो होमवर्क है आपके लिए। और सेकंड वाला एक बार सॉल्व करके देखो और आपका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करके बताओ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाले में क्या बोला है? एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एम उसका मिड पॉइंट है। एक लाइन सेगमेंट ए बी एंड एम उसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था? मिड पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो यहाँ पर ए एम और एम बी ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल को हम ऐसे दिखाते हैं, ए एम इज इक्वल टू एम बी। आगे क्या बोले? ए बी ये पूरा लाइन सेगमेंट जो है उसका लेंथ कितना दिए? 8। तो हमको क्या बोला है? एम की लेंथ कितनी होगी वो बताओ। तो पूरा अगर 8 है तो एम और एम बी ये दोनों हाफ होंगे इसके 8 के। तो इसका मतलब हमको देख के ही पता चल रहा है एम कितना होगा 4 और एम बी कितना होगा 4। लेकिन ज्योमेट्री में हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमको स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 और आगे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया है? नहीं दिया, तो हम लोग लिखेंगे यूनिट। जब आगे सेंटीमीटर मीटर ऐसे यूनिट नहीं दिया रहता है तो हम लोग लिखते हैं 8 यूनिट। ओके, अब हम लिखेंगे एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। Therefore हम लोग लिख सकते हैं कि एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। एम इक्वल है एम बी के और एम या फिर एम बी वो दोनों किसके हाफ है? ए बी के हाफ है। देयरफॉर ए एम इज हाफ ऑफ ए बी की लेंथ कितनी है? 8, 2 1 2, 2 4 8। देयरफॉर लेंथ ऑफ
segment AM is 4 unit. ओके, पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बना ली और M जो है वो मिड पॉइंट रखा। अब लेंथ ऑफ सेगमेंट AB पूरी की लेंथ कितनी थी, 8 थी। अब M मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या करता है, वो लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो AM और MB ये दो पार्ट हुए। अब AM और MB इन दोनों की लेंथ कितनी होगी, 4 यूनिट। क्यों, क्योंकि AM या फिर MB वो किसके हाफ है, AB के। आई होप आपको ये सेकंड समझ आ गया होगा। अब थर्ड सम मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि थर्ड सम जो है सेकंड सम से सिमिलर है। अब फोर्थ वाले में हमें क्या दिया है, ए बी एक सेगमेंट है, उसका लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, डी पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। वैल्यूज दिए और हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अभी ये वैल्यूज देख के हमें पता चल रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, तो उससे हम कंपेयर करके लास्ट में आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले वैल्यूज कंपेयर करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 3.4 इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। तब इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी is greater than length of segment 3.4 किसका, AP का, is greater than length of segment BP। आई होप ये इजी था, आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या दिया है, एक लाइन दी है, एक लाइन अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। कलर आपको दिख रहा नहीं होगा, उस पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए, पॉइंट टी, पॉइंट एस, पॉइंट आर, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। और उस पे हमें सवाल पूछे। अब पहला सवाल क्या है, ऑपोजिट रे टू रे आरपी, ऑपोजिट रे टू रे आरपी। अब रे आरपी कैसे, रे आरपी देखो, रे आरपी है, यहां से चालू हो रही है, पी पे खत्म हो रही है, रे आरपी। इसके अपोजिट साइड में जो रे होंगी वो हमें बताना है। तो इसके अपोजिट साइड में कौन सी रे बन सकती है, एक तो रे आर एस या फिर रे आर टी। इसके आंसर क्या आएंगे, रे आर एस और रे आर टी। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट,
यहाँ पर था आर, यहाँ पर था पी। अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड आर पी। अब इंटरसेक्शन सेट मतलब क्या होता है, ये आप अलजेब्रा में सीखते हो, इंटरसेक्शन सेट और यूनियन सेट। सपोज इसके बारे में आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज एक कार है, अब सपोज एक कार है और एक घर है। ओके, तो अब ये सपोज पीछे का दरवाजा और ये आगे का दरवाजा है। अब घर में और एक कार में आपको क्या सिमिलरिटीज दिख रही है, विंडोज है और घर में भी विंडोज है, तो हम लिख सकते हैं विंडो, और क्या क्या है, डोर। ये दो ही सिमिलरिटी है किसमें, एक कार में और एक घर में, तो ये जो है ये कॉमन है दोनों में, इसी को हम कहेंगे इंटरसेक्शन। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, दोनों में क्या कॉमन। ये आपको क्लियर कब समझेगा, जब आप अलजेब्रा का पहला चैप्टर पढ़ोगे। ओके, अभी मैं इजी वे में समझा दिया आपको। और यूनियन का मतलब क्या होता है, अब यूनियन का मतलब सपोज एक कटोरी है और एक कटोरी है, अब इसमें क्या रखे मैंने, 5 एप्पल, तो फिर 5 जाने दो, 3 ही रखते, पहले बोल देता हूँ ड्राइंग पे मत जाना। अब इसमें क्या रख दिया मैंने, 3 बॉल्स, या फिर कितने लेंगे, बॉल ज्यादा बैठ जाएंगे, चलो 5-6 ले लेते, एक 2 3 6 हो गए, और ये 3 एप्पल। तो अब इसका मैं यूनियन लिख रहा हूँ, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन में मतलब क्या होता है, जो भी आपको दिख रहा है वो सब के बारे में लिखने, तो हम लोग लिखेंगे 3 एप्पल प्लस 6 बॉल। यहाँ पर कुछ कॉमन था क्या दोनों में, नहीं, हमें कॉमन नहीं लिखना है, जो भी है जितना भी है सब मिला के लिखना है, यूनियन करना है, यूनियन यानी सबको एक साथ लाना है, तो 3 एप्पल प्लस 6 बॉल। ओके, ये भी आपको अगर मैथ्स की लैंग्वेज में अगर और अच्छे से समझना है तो आपको अलजेब्रा के फर्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। अब आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब समझ आ गया होगा, तो इसके बाद के 2 और 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आप इजीली कर पाओगे। तो पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। पॉइंट टी एस आर पी क्यू, और हमको क्या बोला है, इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे आरपी एंड पी क्यू। रे आरपी और पी क्यू का हमें इंटरसेक्शन देखना, तो कैसे देखेंगे, रे आरपी कैसा है, रे आरपी कैसा है, ये है रे आरपी, और रे पी क्यू कैसा है,
ऐसा है, बराबर। अब ये मैंने बोला था ये डॉट है, इसके आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन इस लाइन के आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए रे आरपी को हम और बड़ा बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा था, इंटरसेक्शन। अब रे आरपी तो इधर तक ही आ रहा है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं दिख रहा है हमको। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग जाए, क्वेश्चन को अगर हम डीप लेवल में समझे, तो उनका कहना है कि हमें रे आरपी का मतलब क्यू तक को एक्सटेंड करना है। तो रे आरपी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो रे आरपी इधर ड्रॉ करते हो, उधर समझेगा नहीं। रे आरपी रे आरपी बनाया इधर तक, और रे पी क्यू, रे पी क्यू ये है, रे पी क्यू है, और रे आर क्यू ये हो गई। अब इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों का? इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट। ये देखो रे आर क्यू है और रे पी क्यू इनके बीच में है, तो ये और ये कॉमन हो गया इन रे में। तो आंसर क्या आएगा? रे पी क्यू। आपको समझा है कैसे आया? और एक बार समझाता हूं मैं। हमने ये बनाया था रे पी क्यू, और रे आर पी की जगह हमने क्या बनाया था? रे आर क्यू। एक्सटेंड किया था हमने, क्यों? क्वेश्चन के हिसाब से हमें जाना पड़ा, वैसे एक्सटेंड करना पड़ा। ओके, अब रे आर क्यू और पी क्यू इन दोनों के बीच में देखो, पी क्यू इसमें भी बैठ रहा है, तो पी क्यू इससे कॉमन है, इसलिए हमने लिखा आंसर क्या आएगा? इंटरसेक्शन सेट क्या आएगा? पी क्यू। थर्ड, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट of ray PQ and ray RP। ray PQ और RP का, सॉरी PQ एंड QR का, रे Q रे PQ एंड QR का हमें क्या ढूंढना है? यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको मिला के चलना, कॉमन गिवन जो भी है सबको एक साथ रखना। अब रे क्या बोला है? PQ। PQ यानी क्या पर आएगी? रे PQ ये हो गई, यहाँ पर समझेगा नहीं इसलिए यहाँ पर नीचे बना रहा हूं मैं, रे PQ और रे QR। QR कैसा आएगा? QR आएगा ऐसा, QR आएगा ऐसा। PQ ये हो गया और रे QR ये हो गया। तो अब इसका क्या बोला है? यूनियन। यूनियन यानी सबको मिलजुल के चलना, यानी पूरा टोटल हमको लेना है। तो अब इसका यूनियन लेंगे, यूनियन सेट क्या आएगा? रे QR। अब रे QR क्यों? क्योंकि रे QR में आप देखेंगे रे PQ अंदर समाया हुआ है, तो हम लोग अगर ये पूरा लेंगे तो उसके साथ इसको तो हमने लिया ही, प्लस उसके साथ हमने इस वाले रे को भी कंसीडर किया इनडायरेक्टली। ओके, तो इसलिए यूनियन सेट क्या आएगा? रे QR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रेस ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। हमें क्या बोला है? ऐसे रे के बारे में बोलना है जो कि जिसका सबसेट है कौन? QR। QR सबसेट ऑफ। अब सबसेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रे बताना है जिसका QR एक छोटा सा हिस्सा होगा। अभी QR देखते हैं हम लोग कितना है, QR। QR एक ये QR रे ये हो गया। अब उससे बड़ा रे लेना है, क्यों? उससे बड़ा रे लेना है। एक तो QS हो सकता है या फिर QT हो सकता है, QS या फिर QT।
ओके, तो अगर हम QS को देखें तो QR जो है वो इसका एक हिस्सा हो गया, छोटा सा हिस्सा हो गया, छोटा सा पार्ट हो गया किसका, QS का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि QR इज अ सबसेट ऑफ QS, या फिर QT भी देखें हम लोग तो QT का भी छोटा पार्ट कौन है, QR। तो हम लोग बोल सकते हैं QR इज अ सबसेट ऑफ QT। तो इसका आंसर लिख सकते हैं रे QS और रे QT। Write the pair of the opposite rays with common endpoint R। यानी ऐसी दो रे के बारे में बोलना है जिनका ऑपोजिट रे, जिनका एंड पॉइंट जो है वो R होगा। तो कैसे बोलेंगे हम लोग, एक होगी SR और एक होगी PR, जिनका एंड पॉइंट कॉमन है, क्या है, R है, लेकिन ये ऑपोजिट होनी चाहिए, SR एंड SP। तो हम लोग लिख सकते हैं फिफ्थ वाले का आंसर, फिफ्थ वाले है ना, हाँ, रे SR एंड रे PR, ये दोनों ऑपोजिट रे है और इनका एंड, ये दोनों ऑपोजिट रे है और इनका दोनों का एंड पॉइंट क्या है, R है। अब रे SR की जगह आप TR भी ले सकते हैं। अब फिफ्थ के बाद है सिक्स्थ। अब इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें पूछा है राइट एनी टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट S। ऐसे दो रे के बारे में बताना है जिनका कॉमन एंड पॉइंट क्या होगा, S। तो वैसे कौन सी रे होंगी, रे TS तो ऐसी कौन सी रे होंगी, रे TS और रे RS, रे TS एंड रे RS। अब नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे SP एंड ST। अब SP एंड ST देखते हैं हम लोग कैसे SP। अब रे SP एंड ST का हमें क्या ढूंढना है, इंटरसेक्शन। अब रे SP कैसा होगा, SP ऐसा होगा और रे ST ऐसा होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या है, पॉइंट S। तो इसका आंसर आएगा पॉइंट S। इसी तरह हमारा फिफ्थ क्वेश्चन खत्म हुआ। अभी हम देखते हैं सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ क्वेश्चन में हम एक लाइन दी है और नंबर लाइन है, पॉइंट्स है R, पॉइंट U, Q, L, P, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C और यहाँ पर लास्ट में D। बीच का B नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि इसके आगे कोऑर्डिनेट्स नहीं है। -6, -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6। अब पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B। इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पे। अब B के बीच में कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 2 का, और पॉइंट B एंड C के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 का। 4 - 2 कितना हुआ, 2 हुआ। तो ये आंसर क्या आएगा इसका, पॉइंट A, पॉइंट B, या फिर ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, पॉइंट A एंड B सेकेंड। और कौन कौन इक्वल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 6 - 2 कितना, 4। और
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 माइनस माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू आंसर कितना है लास्ट में 4। तो पॉइंट P एंड पॉइंट D ये भी इक्वी डिस्टेंस है। और कोई इक्वी डिस्टेंस है क्या? नहीं। पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q। और पॉइंट Q किधर है? यहाँ पर पॉइंट P और पॉइंट R ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है। कैसे पता चला? पॉइंट इसका पहले निकाल लेते हैं। -2 माइनस -4 -2 प्लस 4 माइनस प्लस -2 प्लस 4 क्या आएगा आंसर? फाइनली 4 - 2 2। अब R और Q का देखते हैं। -4 माइनस ऑफ -6 -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 - 4 2। यानी पॉइंट R और पॉइंट Q कैसे पॉइंट R और पॉइंट P कैसे इक्वी डिस्टेंस है? किसके लिए? Q के लिए। लिख लेते पॉइंट R एंड पॉइंट P। पॉइंट और कौन से पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है? पॉइंट U एंड पॉइंट L। पॉइंट U एंड पॉइंट L भी इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पर U और L के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं दिए, लेकिन हमको देखकर ही पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंट हो गए किसके? Q से। ओके, लास्ट क्वेश्चन। U अब लास्ट क्वेश्चन हमें क्या लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? पहले डिस्टेंस बिटवीन V U और V किधर है? V मैंने निकाला नहीं था। V और U इनके बीच में हमको डिस्टेंस पूछा है। अब V का कोऑर्डिनेट हमको नहीं दिया, हमको खुद से मानना पड़ेगा कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 5 होगा। और U का कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया, लेकिन हम खुद से मान सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट -5 होगा। अब डिस्टेंस बिटवीन U एंड V, अब 5 बड़ा या -5 बड़ा? तो 5 बड़ा, तो इसलिए 5 माइनस ऑफ -5 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो डिस्टेंस बिटवीन U एंड V कितना है? 10। अब सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन हमको डिस्टेंस बिटवीन PC पूछा है। अब P किधर है? P है यहाँ पर और C यहाँ पर है। 4 इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ओके, डिस्टेंस बिटवीन PC इज इक्वल टू 6। अब डिस्टेंस बिटवीन VB, V कितना है? 5 एंड B कितना है? 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। डिस्टेंस बिटवीन V आ गया। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन UL। डिस्टेंस बिटवीन UL, U कितना है? -5। L कहाँ पर है? L का कोऑर्डिनेट नहीं दिया, हम लोग मान लेंगे -3 बड़ा, -5 बड़ा, -3 बड़ा। -3 माइनस -5 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 - 3 कितना होगा? 5 - 3 कितना हुआ? 2। और आगे माइनस का साइन आएगा क्या? नहीं। ओके, तो इसी तरह हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।